हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे इकाई 2 जिसका शीर्षक है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में आज हम सबसे पहले क्या देखेंगे? आज हम सबसे पहले देखेंगे वर्ण। ठीक है ना। तो वर्ण के बारे में देखिए, हम जानते हैं मौखिक भाषा में जिसे ध्वनि कहते हैं, लिखित भाषा में वही ध्वनि वर्ण कहलाती है। इस प्रकार लिखित भाषा की वह उस छोटे से छोटी मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके खंड ना किए जा सके। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। उदाहरणतया अ, क, त, प, ट आदि वर्ण हैं। इनके और खंड नहीं किए जा सकते। यहाँ पर क्या बताया गया है? यहाँ पर बताया गया है कि मौखिक रूप से जिसे हम ध्वनि कहते हैं, लिखित रूप से उसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक है ना। और वर्ण सबसे छोटी इकाई है और यह इकाई ध्वनि क्या है? वर्ण का मूल है, अर्थात इसके खंड भी नहीं किए जा सकते। ध्वनि से ही, वर्ण से ही किसी भी शब्द की रचना होती है। ठीक है ना। सबसे पहले वर्ण आता है और वर्णों के बाद ही हम किसी शब्द की रचना कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले वर्ण को बताया गया है। अब वर्ण में एक और खासियत है कि वर्ण सबसे छोटी इकाई है, इसलिए इसे खंडित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको बांटा नहीं जा सकता। उदाहरण के रूप में यहाँ पर बताया गया है। अब आगे देखते हैं, जल पीजिए। इस वाक्य में जल नाम संज्ञा है और पीजिए क्रियापद है। इन दोनों पदों के संयोगों को पृथक करने पर मूल अवयव निकल आते हैं जो वर्ण है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि यहाँ पर दो चीजें बताई गई है, एक जल है, एक पीजिए है। अब दोनों को अलग अलग कर देते हैं तो जल संज्ञा हो गई और पीजिए क्या होगी? क्रियापद हो गई। अब इनको हम अलग करेंगे, अलग अलग हमने इनको शब्दों के रूप में लिख दिया। अब हम इनको वर्णों के रूप में लिखेंगे, इनकी ध्वनियाँ जानेंगे, इनमें कितनी ध्वनियाँ हैं। तो सबसे पहले हम जल को देखते हैं। ज धन अ धन ल धन अ, ये पहला पद है, ये पहला पद है। इसमें कितनी ध्वनियाँ हैं? 4 ध्वनियाँ हैं। तथा हम दूसरे पद को देखते हैं। प धन ई धन ज धन इ धन ए। यहाँ पर कितनी ध्वनियाँ हो गई? यहाँ पर 5 ध्वनियाँ हो गई। 5 ध्वनियाँ यहाँ पर बताया गया। दूसरे शब्द में यहाँ पर 5 ध्वनियाँ हैं, दूसरे पद में 5 ध्वनियाँ हैं। 1 2 3 4 5 और इसमें कितनी है? 4। 1 2 3 4। ठीक है ना। तो पहले पद में 4 ध्वनियाँ, दूसरे पद में 5 ध्वनियाँ। आगे हम देखते हैं, ये ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं। जिन्हें हम ध्वनि गिन रहे हैं ना, जिनको हम धन की संज्ञा दे रहे हैं, ये क्या कहलाती हैं? वर्ण कहलाती है। इनके और दो टुकड़े नहीं हो सकते हैं, ये तुम पहले ही जान चुके हैं। ठीक है। आगे हम देखते हैं वर्णमाला। अभी हमने क्या देखा? वर्ण देखा। ठीक है ना। अभी हमने वर्ण देखा, वर्ण के बाद हम देखेंगे वर्णमाला। तो वर्णमाला में क्या बताया जा रहा है? वर्णमाला शब्द वर्ण धन माला से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है वर्णों का समूह। किसी भाषा में जितने वर्णों का प्रयोग होता है उन सब को एक निश्चित क्रम व्यवस्था में मिलाने पर वर्णमाला बनती है। हिंदी वर्णमाला का स्वरूप निम्न प्रकार है। ठीक है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि वर्णों को मिलाने पर, वर्णों का जो समूह होता है वही वर्णमाला कहलाता है और इसे हम इन्हीं वर्णों का प्रयोग करके हम क्या करते हैं? क्रमबद्ध तरीके से उनको लिखते हैं और उसे वर्णमाला बनाते हैं। हिंदी वर्णमाला का स्वरूप निम्न प्रकार है। हिंदी की वर्णमाला, ये किसकी वर्णमाला है? ये हिंदी वर्णमाला है। ठीक है ना। तो हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले स्वर, फिर अनुस्वार, फिर विसर्ग, फिर व्यंजन। ठीक है। इस तरीके से हिंदी वर्णमाला को रखा गया है। अब ये जो अनुस्वार है और विसर्ग है, ये आयोग वाक्य के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम स्वर को देखते हैं। तो स्वर को देखिए, स्वर को कैसे पढ़ा जाता है? अ आ इ ई उ ऊ री ए ओ आओ। ठीक है ना। ये स्वर पढ़ने का तरीका है। इस तरीके से
फिर उसके बाद ये क्या हो गया, अनुस्वार हो गया, अंग विसर्ग हो गया, आहा। फिर आ गया व्यंजन। तो देखिए व्यंजन में, सारे व्यंजन में आप देख रहे हैं क्या लगा है, हलंत लगा हुआ है, ठीक है ना। अब इनमें जब अस्वर जुड़ेगा तो इनकी हलंत हट जाएगी, ठीक। अब इनमें सब में हलंत लगा, ये वर्ण लिखे हुए हैं, ठीक है ना। आगे हम देखेंगे इनको, यहाँ पर क्या बताया गया है कि इनको वर्गों के आधार पर बांटा जाता है। तो सबसे पहले हम प्रथम अक्षर लिए, प्रथम वर्ण को हमने लिया और वर्ग में बांट दिया, ठीक है ना। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है। फिर उसके बाद अंतस्थ और ऊष्म आ जाते हैं। तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह। इस तरीके से इनको बहुत कम समय में पढ़ा जाता है, ठीक है ना। ये जो व्यंजन है जो हलंत लगाए हुए हैं, इनको बहुत कम समय में पढ़ा जाता है। उसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। अब देखिए ये तो अकेले हैं, ये संयुक्त हो गए। तो संयुक्त में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, छ त्र ज्ञ स्र। तो इनको देखिए किस किस को जोड़ करके कौन सा व्यंजन बनता है। तो यहाँ पर छ कैसे बनता है, क धन श, ठीक है। क्या बन गया, छ। त्र कैसे बनेगा, त धन र, त्र। ज्ञ, ज धन ञ, ज्ञ। फिर आता है स्र, स्र कैसे बनेगा, श धन र। ये सभी ध्वनियां हैं और इन्हीं ध्वनियों के योग से ये संयुक्त व्यंजन बनते हैं, ठीक। आगे आता है अन्य व्यंजन। तो अन्य व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, ड़ ढ़, ठीक है। फिर आता है आगत। आगत में हम क्या देखते हैं, ये ऊपर एक चंद्रमा बनी होती है, आ स्वर के ऊपर एक चंद्रमा बनी होती है, ये आ। फिर का के नीचे बिंदु, खा के नीचे बिंदु, गा के नीचे बिंदु, जा के नीचे बिंदु और फा के नीचे बिंदु। इनके नीचे बिंदु ये आगत शब्द, आगत के अंतर्गत आते हैं। फिर आगे आता है हलंत चिन्ह, ठीक है ना। यहाँ पर हल चिन्ह जो बताया गया है उसके बारे में हम जानते हैं। ध्यान रहे कि सभी व्यंजनों में अ स्वर निहित होता है, जैसे क धन अ बराबर क। अतः किसी भी व्यंजन को स्वर रहित करने के लिए उसके नीचे हल चिन्ह, ये जो हलंत का चिन्ह है ना, हल चिन्ह इसको बोलते हैं, लगाया जाता है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो हल चिन्ह लगा देते हैं उसका मीन्स ये हो जाता है आधा, और जब उसमें अस्वर जोड़ देते हैं तो पूरा हो जाता है, ठीक है। समझ में आया कि हल चिन्ह का क्या मतलब है। इसमें जैसे सब में हल चिन्ह लगे हुए हैं ना वर्णों में, अब इनके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। अब इनमें अस्वर जुड़ जाएगा, सबके हल चिन्ह हट जाएंगे। इस तरीके से जैसे यहाँ पे क में हल चिन्ह लगा है, अस्वर जुड़ा, हल चिन्ह हट गया, ठीक। इस तरीके से अब आगे हम देखेंगे वर्णों के भेद। यहाँ पर वर्णों के भेद बताए गए हैं। भाषा के ध्वनियों का उच्चारण होठों से लेकर गले तक के विभिन्न उच्चारण अवयवों की सहायता से होता है। उच्चारण की दृष्टि से वर्णों के दो भेद माने गए हैं, स्वर व्यंजन। तो वर्णों को कितने भागों में यहाँ बांट दिया गया, दो भागों में बांट दिया गया, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले कौन सा यहाँ पर दिया गया है, स्वर। यह वह ध्वनि जो किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना स्वतः बोली जा सके स्वर कहलाती है।
इस प्रकार जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के हो जाता है वे स्वर कहलाते हैं। इनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। हिंदी में निम्नलिखित 11 स्वर हैं: अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर के बारे में हमने क्या जाना? स्वर के बारे में हमने जाना कि जो ध्वनियाँ स्वतंत्रता पूर्वक बोली जाती हैं, बिना किसी सहायता के बोली जाती हैं, वे स्वर कहलाती हैं। बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोलने वाले जो वर्ण हैं वो किसकी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? स्वर की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।